हेलो व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करना चाह रही हूँ उसका नाम है वुंड हीलिंग। तो ये मेरे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ। अगर आप लोगों की भी किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग मतलब शल्य का कोई भी टॉपिक हो, उनसे टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सकेगा मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो पोस्ट करने की। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो वुंड हीलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यूजी के स्टूडेंट्स के लिए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वाइवा में भी वुंड हीलिंग की जो स्टेजेज होती हैं वो पूछ ली जाती हैं, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से तो आपको पता ही होना चाहिए। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पे आती हूँ कि व्हाट इज़ वुंड एंड व्हाट इज़ वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग से पहले हमें समझना होगा कि वुंड क्या है, ठीक है। तो वुंड को हम बहुत ही सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बता सकते हैं कि क्या होता है कि जो हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस होता है, अगर इसकी सीक्वेंस के अंदर कहीं भी ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं वुंड। एनी ब्रेकेज इन द सीक्वेंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मल लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। जो हमारी सुपरफिशियल जो लेयर होती है उसमें अगर कहीं भी कट आता है, ठीक है, कहीं भी ब्रेकिंग होती है बिटवीन सेल्स और टिश्यूज़, तो सुपरफिशियल लेयर के बीच में, तो हम उसको वुंड नाम दे सकते हैं। और वुंड हीलिंग किसे कहेंगे? हीलिंग मीन्स भरना, ठीक है। तो वुंड हीलिंग में क्या होता है कि कोई भी ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो डैमेज जो टिश्यू होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं बाई हेल्दी और लिविंग टिश्यूज़। सो वुंड हीलिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच डैमेज्ड और इंजर्ड सेल्स और टिश्यूज आर रिप्लेस्ड बाय हेल्दी और लिविंग टिश्यूज इज नेम्ड एज वुंड हीलिंग। तो वो जो प्रोसेस है, वुंड हीलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम नाम देंगे वुंड हीलिंग। तो जनरली इसके अंदर दो मेन जो चीज़ें, जो प्रोसेस, जो पार्ट्स होते हैं, जो सीक्वेंस होती हैं वो फॉलो की जाती हैं। फर्स्ट इज रीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड नेक्स्ट इज स्कार फॉर्मेशन। मतलब कोई भी अगर वुंड अगर हील होगा तो उसके अंदर जनरली दो प्रोसेस मेनली होंगी। पहला, जो डैमेज टिश्यू हुए हैं उनकी जगह पे रीजनरेशन मतलब नई सेल्स की फॉर्मेशन होगी। और दूसरा क्या होगा? स्कार फॉर्मेशन। अगर अब हम बात करेंगे अबाउट फेजेस, ठीक है, कि जनरली कितनी फेजेस होती हैं। वुंड जो हील होता है वो जनरली 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। कि पहली फेज़ के अंदर क्या होता है? पहली फेज़ इन्फ्लामेटरी फेज़ बताई गई है। उसमें वो देखो, ये तीनों फेज़ जो हैं, फर्स्ट है इन्फ्लामेटरी फेज़, नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज़ एंड लास्ट है रिमोडलिंग फेज़। इनका नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है, कुछ हिंट आपको नाम से मिल रहा है। इन्फ्लामेटरी मीन्स इसमें इन्फ्लामेशन होगा पेशेंट को, ठीक है। प्रोलिफरेटिव मीन्स मतलब प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आइडियली ऐसा हमें समझ में आ रहा है कि शायद कुछ तो हील होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। प्रोलिफरेशन होना, किसी भी चीज़ का मतलब बढ़ना। नेक्स्ट रीमॉडलिंग मतलब जो भी मॉडल हमारा ख़राब हुआ था वो यहाँ पे रीमॉडलिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा से रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है। तो ये मतलब मैं जनरल टर्म में बता रही हूँ कि इनके नाम से हल्का फुल्का में आइडिया लग रहा है। तो सेम चीज़ भी वही है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों स्टेजेस जो है ये अपना, मान लो पहले एक स्टेज ख़त्म हुई है, उसके बाद ही दूसरी स्टेज ख़त्म होगी, उसके बाद ही तीसरी स्टेज स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों ही जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं पे भी चोट लगती है, कहीं भी वुंड फॉर्मेशन होता है, तो जो सारी प्रोसेस होती हैं वो एक साथ स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे इन्फ्लामेशन जैसे ही हुई तो वहाँ पे सभी सेल्स जो हैं, जैसे मान लो अभी मैं आगे बताऊँगी न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस वगैरह, वो ऐसा नहीं है कि पहले न्यूट्रोफिल ने अपना काम ख़त्म किया उसके बाद आपकी मैक्रोफेजेस सेल्स आएंगी, ठीक है, उसके बाद आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आएंगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वुंड क्रिएट होता है तो जैसे जैसे उनके स्टिमुलेंट जो बॉडी के अंदर डेवलप होते चले जाते हैं, उसी हिसाब से बॉडी के अंदर फंक्शन साइड बाय साइड चलता रहता है तीनों फेजेस। तो सबसे पहले मैंने बात की थी कि इन्फ्लामेटरी फेज़। तो इन्फ्लामेटरी फेज़ के अंदर सबसे पहले जैसे ही वुंड कहीं पे भी लगता है ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होगी तो कुछ टाइम बाद आपको पता है आफ्टर क्लोटिंग टाइम जो जितना भी पेशेंट का रहा हो, ठीक है, तो
मैक्सिमम 1 मिनट आप मान के चलिए, ठीक है। तो मान लो 1 मिनट के बाद जैसे ही क्लोट फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, तो क्लोट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहली जैसे ही क्लोट फॉर्मेशन से पहले की भी अगर मैं बात करूँ, जैसे ही बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, वुंड फॉर्मेशन होगा, वैसे ही क्या होगा, बॉडी अपने आप से स्टिमुलेट हो जाती है और जो भी वेसल्स डैमेज हुई हैं उनके अंदर अपने आप से सिग्नल जाता है कि वो धीरे धीरे वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। धीरे धीरे वेसल्स जो होंगी वो धीरे धीरे वैसे कॉन्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो प्लेटलेट्स जो होती है हमारी, वो वहाँ पे अपना प्लग बनाना स्टार्ट कर देती हैं। और जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो क्लोट फैक्टर होते हैं वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर बॉडी में किसी भी इंजरी की वजह से ब्लीडिंग होती है तो वो वहाँ पे सबसे पहला काम होता है हीमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं मैंने आपको अभी बताया। वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन वेसल्स में हो जाएगी, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो कोफैक्टर होते हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे और साथ में प्लेटलेट्स का रोल होता है, ठीक है। ये सब क्लोट फॉर्मेशन होकर मतलब क्लोट फॉर्मेशन हमारी बनाएंगे। तो क्लोट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, मतलब ये सारे सीक्वेंस साथ के साथ होते हैं। मैं खाली आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात टर्म यूज़ करूँगी। नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे हमारे अब मान लो कहीं पे भी इंजरी हुई है तो वहाँ पे टिश्यूज़ डैमेज होंगे, ठीक है। एपिडर्मिस है, डर्मिस है, वो सेल्स हैं, ठीक है, वेसल्स हैं, डैमेज हुई हैं तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रोफिल सेल्स भी हमारे साथ साइड बाय साइड काम करेंगी और मैक्रोफेजेस सेल्स भी हमारी साइड बाय साइड काम करेंगी। न्यूट्रोफिल सेल्स क्या करती हैं, जितनी भी जो डेब्रिस है वहाँ पे उसको वो क्या करेगी, रिमूव आउट करती चली जाती है, ठीक है, उसको वहाँ से क्लियर आउट करती चली जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, मैक्रोफेजेस सेल्स जो हैं वो वहाँ पे अपना एक्शन करेंगी। क्या मैक्रोफेजेस सेल्स बाय फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस जो होता है वो वहाँ पे अपना एक्शन साथ के साथ करती रहेंगी। नेक्स्ट ये क्या करेगी, फाइगोसाइटोसिस के साथ साथ क्या होता है कि फाइगोसाइटोसिस तो करेगी ही करेगी, जो डेब्रिस है उसको तो रिमूव करेगी ही करेगी, लेकिन एंटीजेंस जो हैं वहाँ पे जितने भी हैं उनके ऊपर तो एक्ट करेगी, लेकिन साथ में एक ग्रोथ फैक्टर को भी वो साथ में प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देती है। और नेक्स्ट जो है ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स जो हमारी होती हैं वो भी वहाँ पे एक्यूमुलेट, और जो मास्ट सेल्स होती हैं वो भी हमारे वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। किसके लिए, जो जितनी भी जो प्रोसेस होती है वहाँ पे, ठीक है, जो भी डेब्रिस होती है उसको रिमूव आउट करने के लिए और जो ग्रोथ फैक्टर है उसको स्टिमुलेट करने के लिए। तो ये तो था हमारे अर्ली साइंस में सबसे पहले हमारे न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस सेल्स वहाँ पे काम करती हैं। साथ के साथ लेट में क्या होती है, लिम्फोसाइट और मास्ट सेल्स भी। अगर मान लो काफ़ी टाइम तक ऐसा होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हैवी है और नहीं रिकवर हो पा रही है तो उसमें फिर लेट उसमें क्या होता है कि लिम्फोसाइट और मास्ट सेल्स भी हमारा पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो स्टेज मैंने बताई थी, प्रोलिफरेशन स्टेज में मान लो वुंड हमारा बड़ा है तो उसमें क्या होगा कि ये जो जनरल स्टेज है ये 2 दिन से लेके ये जैसे इन्फ्लामेटरी मैंने बताया कि जस्ट वुंड होता है तो उसके साथ ही स्टार्ट हो जाती है और 1 से 2 दिन तक ये कंप्लीट हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका वुंड कितना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोलिफरेशन मैंने बताया 2 दिन से लेके और ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक चलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोलिफरेशन जैसे मैंने बताया कि प्रोलिफरेशन मतलब किसी भी चीज़ का प्रोलिफरेट करना, बढ़ना, ग्रो करना। तो इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट में डेब्रिस क्लीन हो रही थी, हीमोस्टेसिस मेंटेन हो रहा था, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी वहाँ पे कुछ हद तक मतलब काम करने लग गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्रेनुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा टिश्यूज़ का, ठीक है। साइड बाय साइड जो इंजरी जो हुई थी वो उसकी रिपेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेनुलेशन के अंदर मेनली कौन कौन पार्ट करते हैं, फर्स्ट जो मेन जिसका रोल होता है वो होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही हमारी जो होती है वो टिश्यू को रिपेयर करने में मेनली हेल्प करती है। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो जाएंगी, मैक्रोफेजेस सेल्स हो जाएंगी और जो हमारी एंडोथेलियल और एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो मेन मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेनुलेशन जो होगा टिश्यूज़ का, सेल्स का, वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वेसल्स जो हमारी मैंने बताया कि ब्लीडिंग होती है तो उसमें वेसल्स भी कुछ हद तक हमारी ब्रेक होती हैं, ठीक है, वेसल्स भी कट थ्रू होती हैं तो उनको भी रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके साथ साथ वहाँ पे एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, एंजियो वर्ड हम जनरली वेसल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और जेनेसिस मीन्स
फॉर्मेशन, न्यू फॉर्मेशन, ठीक है। तो एंजियोजेनेसिस का मतलब ही यहाँ पे क्या है कि वेसल्स भी जो है वो अपने आप में रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। किस लिए? क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बॉडी के अंदर जैसे जैसे फंक्शन होता है वैसे वैसे स्टिमुलेंट हो जाते हैं। तो इसमें भी TGF, अल्फ़ा, बीटा या फिर प्रोस्टाग्लैंड्स कुछ फैक्टर होते हैं, वहाँ पे वो एज स्टिमुलेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रैनुलेशन स्टार्ट हो जाता है, प्लस में प्रोलिफरेशन में क्या होता है, एंजियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। और उसके कुछ टाइम बाद ही क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है वुंड के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन किसे कहेंगे आप? जब वुंड की अपोजिट एजेस आपस में एक दूसरे के साइड पुल करना स्टार्ट करती हैं। आप लोगों को भी कभी चोट लगी होगी हल्की फुल्की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद जो घाव है उसमें आपस में थोड़ा खिंचाव महसूस होने लग जाता है। तो उस खिंचाव को ही कॉन्ट्रैक्शन फेज बोला गया है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन भी डेवलप होने लग जाता है। क्या उसमें क्या होती है, एजेस जो होती हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो जितना कम से कम जो है एरिया बीच में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दूसरे के नियर बाई जा सकें। तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसके अलावा ग्रैनुलेशन बताया मैंने, एंजियोजेनेसिस बताई, कॉन्ट्रैक्शन बताई और एपिथेलियाइजेशन बोलते हैं। इसमें एपिथेलियाइजेशन में क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एपिथेलियल सेल्स हमारे रीजनरेट होना स्टार्ट कर जाएंगे, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जो, और तो वो क्या करेंगे, एपिथेलियल सेल्स का हमारा मेन रोल क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ये जो हीलिंग, मेनली जो प्रॉपरली एपिथेलियल सेल्स जो हीलिंग करते हैं वो एक बैरियर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। किसके बीच में? जहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हो रही है, जो नए हील्ड सेल्स हैं उनके बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, ताकि फर्दर मान लो कोई चोट अगर लगे तो वो डायरेक्ट उस इंजर टिश्यू के ऊपर ना लगे और जो हमारी हीलिंग जो प्रोसेस जो हमारी चल रही है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इन्फ्लामेटरी फेज जो थी उसमें मैंने बताया था आपको इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जब एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है, उसके साथ साथ क्या था कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रोविजनल मैट्रिक्स जो फिब्रिन मैट्रिक्स जो होगा उसकी भी फॉर्मेशन इन्फ्लामेटरी फेज में जो हुई थी वो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा कि वो फिब्रिन थर्ड, ठीक है, फिब्रिन थर्ड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक मेन कोलेजन फैक्टर होता है, ठीक है, और प्रोविजनल फिब्रिन मैट्रिक्स से मैच्योर होता है, ठीक है, जो कि हमारी स्कार फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये सब प्रोलिफरेशन फेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट आएगी आपकी रिमॉडलिंग फेज। रिमॉडलिंग फेज आपकी कब से कब तक हो सकती है, ये जनरली डिपेंड करता है वुंड के ऊपर, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है वो 2 दिन से लेकर 3 वीक तक चल सकती है। इसी तरीके से रिमॉडलिंग फेज जो है वो 3 वीक से लेके अप टू 1 to 2 ईयर्स तक जा सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर रिमॉडलिंग के फेज़ के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका जो कोलेजन्स जो थे, जो इमेच्योर कोलेजन्स, जो न्यूली कोलेजन मैंने बताया था कि टाइप 3 के अंदर प्रोलिफरेशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे रिमॉडलिंग में वो कोलेजन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट ये कोलेजन भी, जैसे मैं कोलेजन का काम क्या होता है, कोलेजन का काम ये होता है कि जो एपिथेलाइजेशन हो गई है प्रोलिफरेशन में, जो ग्रेनुलेशन हो रही है, एपिथेलाइजेशन हो रही है, तो वहाँ पे वुंड की टेंसाइल स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी हो पाती है, ठीक है। और जो फर्दर मान लो अगर बाहर से कोई चोट वगैरह लगती है, जो भी रेजिस्टेंट होता है उसको वो एक हद तक बचाने का काम करती हैं। ये जो कोलेजन्स फाइबर होते हैं इनकी वैरायटी काफ़ी बताई गई है बॉडी के अंदर, ऑलमोस्ट 19 बताई गई हैं, लेकिन इनमें से जो वुंड के अंदर ऑलमोस्ट सभी वुंड हीलिंग में जो पाया जाता है वो टाइप 1 होता है। ये जनरली जब वुंड हील हो रहा होता है तो उसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर ये पाया ही जाता है, ठीक है। और जो टाइप 3 होता है वो क्या होता है, जब प्राइमरी फेज जब चलती है वुंड हीलिंग की उसके अंदर मेनली पाया जाता है। इसी तरीके से मान लो अगर स्मूथ मसल्स के अंदर आपको इंजरी होती है तो उसमें आपको टाइप 5 जो कोलेजन है वो जनरली मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट 19 कोलेजन्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसमें मैंने बताया था मेनली कोलेजन फाइबर्स की आपको कोलेजन फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी, और जो कॉन्ट्रैक्शन फेज मैंने बताया था वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन का रेट बताया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन का रेट इसमें जनरली बताया है कि ये पर डे 0.6 to 0.75 mm जो है वो एक दूसरे के साइड बढ़ता है, ठीक है।
और इसमें क्या होगा कि जो टाइप 3 है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट जैसे ही चोट लगती है तो प्राइमरी लेवल पे जो बनता है तो टाइप 3 कम होने लग जाएगा कोलेजन, और टाइप 1 की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। टाइप 1 जनरली किसमें होता है, जब वुंड जो है वो फाइनल स्टेज में अपना रिकवरी पे होता है तो वो उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगी। इसके अलावा जो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर जो भी क्रॉस लिंक्स हैं वो आपस में बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ की वुंड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके लिंक्स जो है वो काफ़ी थिक हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सब होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया था, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन भी डिपेंड करता है कि आपका वुंड का साइज़ कैसा है, ठीक है, शेप कैसी है और एरिया कौन सा है। जनरली ये बताया गया है कि मान लो बटक्स है तो बटक्स पे क्या होता है कि जो सरफेस जो होती है, लैक्सिसिटी जो होती है स्किन की वो लूज़ होती है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब इसकी जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्काल्प। जैसे स्काल्प के अंदर लैक्सिसिटी नहीं होती है, ठीक है, या फिर टीबिया के अंदर, टीबिया बोन जो होती है, अगर उसके यहाँ पे अगर आपको उसके सरफेस के अगर चोट लगती है तो उसके कंपैरिजन में बटक्स की अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो जल्दी होना स्टार्ट होगी और ज़्यादा होगी। ऐसे ही मान लो अगर स्क्वेरिकल फॉर्म में कोई वुंड है, स्क्वायर फॉर्म में, तो उसके अंदर कम होता है, उसके अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सर्कुलर। तो ये कुछ टर्म बताई हुई थी जो जनरली बताई गई है कि इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वुंड हीलिंग जो है वो कैसे है और कैसी नहीं है। इसके अलावा ये बताया गया है कि ग्रोथ फैक्टर जो मेनली जो थे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी वुंड हीलिंग में काम करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि मेटाबॉलिक स्टेटस, जैसे मान लो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह है तो उसके अंदर वुंड हीलिंग लेट होगी, ठीक है। अगर मान लो किसी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, वेस्कुलर से रिलेटेड, मान लो प्रॉपर अगर क्योंकि वेस्कुलरिटी प्रॉपर ऑक्सीजन की डिमांड होना ज़रूरी है तभी प्रॉपर तरीके से आपका ग्रेनुलेशन होना स्टार्ट होगा। तो अगर मान लो किसी पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उसका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, इस तरह की दिक्कत है, तो उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन उसके अंदर जो ये हीलिंग है वो लेट हो सकती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, मान लो किसी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, इस तरीके की अगर डेफिशिएंसी है, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हम जिसको बोल सकते हैं, तो वो चीज़ भी इसको डिफ़र कर सकती है। तो ये था ऑल अबाउट वुंड हीलिंग, ठीक है। ये 3 फेजेस इसके अंदर मेनली होते हैं। कौन कौन से फेजेस के अंदर क्या होता है ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और तरीके से भी बताया गया है जिसको बोला गया है प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।